हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड हाई स्कूल टीचर झारखंड टीजीटी के अंतर्गत जो है इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है पेपर 2, उसी में हम लोग जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत गरीबी और बेरोजगारी, उसको आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, इन दोनों टॉपिक से मिलाकर अच्छे खासे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। मान के चलिए कि आपका 4 से 5 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत कि एग्जाम में हमेशा प्रश्न जो है आता ही है। और इसमें चूंकि हम लोग गरीबी और बेरोजगारी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो वर्तमान में जो लेटेस्ट डाटा है और जो रिसेंट अपडेट है, रिपोर्ट है गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित, उसको भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं, ताकि अगर रिसेंट भी टॉपिक से अगर प्रश्न पूछा जाए गरीबी और बेरोजगारी से रिलेटेड, तो आप उत्तर आसानी से दे सकें। तो हर एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे, और लास्ट में फिर हम लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं या फिर पहले के एग्जामिनेशन में अभी तक पूछे गए हैं, उनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और जो भी छात्र अभी तक झारखंड हाई स्कूल टीचर के तैयारी के लिए क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, जिसमें कि अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों पेपर, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट 1100 रुपये आपको इसमें लेस हो जाएगा, और मिनिमम फीस पर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर ऐप के माध्यम से, या फिर जो हमारा वेबसाइट है swaroopacademy.com, उसके माध्यम से भी क्लासेस कर सकते हैं। इसके अलावा सहायक आचार्य, जेटेट, पीजीटी हो गया, जेट एग्जाम हो गया, झारखंड के जो विभिन्न परीक्षाओं हैं उसके लिए भी तैयारी करने के लिए क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और जो ये आज का टॉपिक है गरीबी और बेरोजगारी, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें, ये जो क्लासेस है जैसा कि हमने बताया झारखंड टीजीटी के लिए जो आप लोग का ये बैच चल रहा है, इसमें हम लोग जो पेपर 2 है सब्जेक्ट स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स, उसी के अंतर्गत जो हम लोग हैं जो गरीबी एवं बेरोजगारी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें, जो ये टॉपिक है गरीबी और बेरोजगारी, ये एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है। बेरोजगारी की अवस्था भी गरीबी का कारण बनती है, गरीबी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें, इसमें हम लोग जो जो टॉपिक स्टडी करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, सबसे पहले जो गरीबी को निर्धनता भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको पॉवर्टी भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को यह जानना होगा कि गरीबी क्या है, आखिर किस अवस्था को गरीबी कहा जाता है, या फिर गरीब कौन है। गरीब एक व्यक्ति या पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, गरीब या निर्धन व्यक्ति, और गरीबी उसकी अवस्था है। तो आखिर किस अवस्था में गरीबी को कहा जाता है, और इसके लिए एक स्टैंडर्ड और गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं कि गरीबी आखिर हम किसे कहेंगे। क्योंकि आपने बीपीएल परिवार सुने होंगे, या फिर पिछड़े वर्ग सुने होंगे, या फिर बहुत सारे, हर किसी कैटेगरी का अपना डिफिनीशंस होता है। ओबीसी किसे कहा जाता है, एसटी एससी, तो जाति के आधार पर या फिर अन्य उनकी अवस्था के आधार पर ईडब्ल्यूएस को भी मिला है, तो उनके लिए कैटेगरी डिवाइड किया गया है। तो आखिर किस कैटेगरी के आधार पर जो है गवर्नमेंट इनको डिवीजन की हुई है और इनको उसमें कैटेगरी में शामिल करती है। तो एक एक करके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिर निर्धनता या गरीबी मापने के तरीके क्या है, पैमाने क्या है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग जो इससे संबंधित जो आंकड़े हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो भारत में जो गरीबी रेखा और गरीबी की स्थिति है वो क्या है, रिपोर्ट आखिर क्या कहता है कि भारत में कितने प्रतिशत गरीब है, कितने जो लोग हैं या फिर उनकी अवस्था है जो इसके दायरे में आती है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा निर्धनता के कुछ प्रकार भी होते हैं, गरीबी के कुछ प्रकार भी होते हैं। गरीबियों को लिए जो खाद्य सुरक्षा कितना मायने रखती है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है
तो उसके लिए सबसे जरूरत की चीजें हैं हमारे जीवन के लिए। कोई भी ह्यूमन अगर जिंदा रहना चाहता है तो उसके लिए खाद्य सामग्री सबसे अहम है, क्योंकि उसके बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये इसके क्या मायने हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने ये खाद्य सुरक्षा कैसे निर्धारित किया है, किस तरह से बेनिफिट उन परिवारों को मिलती है। इसके अलावा भारत में गरीबी के कारण क्या है, आखिर क्या कारण है कि भारत दुनिया के देशों में अगर देखिएगा तो भारत को एक गरीब कंट्री, गरीब देश में शामिल किया जाता है, तो उसका क्या कारण है। इसके अलावा भारत में गरीबी के आर्थिक और सामाजिक जो प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक भी कुछ कारण है जिसकी वजह से भारत में कुछ गरीबी की अवस्था को देखने को मिलता है, तो उसका क्या कारण है। इसके बाद हम लोग कुछ अन्य टॉपिक, जैसे कि अभी देखिएगा तो गरीबी महिलाओं की ओर शिफ्ट हो रहा है, ऐसा पेपर में, न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता होगा। तो महिलाओं की क्या भागीदारी है इसमें। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी में क्या संबंध है। और लास्ट में फिर हम लोग निर्धनता मापन की जो विभिन्न समितियां, भारत सरकार देखिएगा जब भारत आजाद हुआ खासकर उसके बाद देखिएगा गरीबी भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है, विश्व पटल पर भी एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। तो सरकार ने इसको मापने के लिए और इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है, किस तरह से दूर किया जा सकता है गरीबी की अवस्था को, इसके लिए बहुत सारी कमेटियां बनाई। एग्जाम में देखिएगा उन कमेटियों से प्रश्न आता ही है, तो उन सारी कमेटियों के बारे में, समितियों के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है लास्ट में जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो जो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन और गरीबी किस अवस्था को कहा जाता है उसको हम लोग समझते हैं कि गरीबी क्या है। गरीबी का सीधा सा तात्पर्य, गरीबी एक्चुअली एक अवस्था होती है। निर्धनता या पॉवर्टी एक अवस्था है जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी जो न्यूनतम आवश्यकता, ये टर्म ध्यान रखिएगा, न्यूनतम आवश्यकता उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अब हमारी न्यूनतम आवश्यकता क्या है, ये सबसे बड़ा डिफिनीशन होगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको यहां पर बताया कि गरीबी वह अवस्था है जिसमें कि एक व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है। अब ये न्यूनतम आवश्यकता क्या है, एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि क्या चीजें जरूरी है, जैसे कि खाना पीना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आज जो देखिएगा ये न्यूनतम जो आवश्यकता है उसका डिफाइन भी अलग अलग तरीके से हो गया है। पहले अगर 90s के मूवी भारत के देखिएगा तो रोटी कपड़ा और मकान तक ही सीमित रहता था, और 90s में भी देखिएगा तो आपका, या फिर 20वीं शताब्दी में तो भारत आजाद होने के बाद भी रोटी कपड़ा और मकान अगर व्यक्ति के पास है तो माना जाता था कि हाँ कि कम से कम वो अपने न्यूनतम आवश्यकता को पूरा कर रहा है। लेकिन समय के साथ न्यूनतम आवश्यकता बदल रही है। आज के डेट में न्यूनतम आवश्यकता सिर्फ रोटी मतलब खाना पीना या कपड़ा और मकान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी होनी चाहिए। अब व्यक्ति बीमार हो गया, कितना उसको खाना पीना दे रहे, कपड़े दे रहे, तो क्या वो उसकी भरपाई हो गई? बिल्कुल नहीं हुई। इसके अलावा जो ईंधन की सुविधाएं भी, आपको पता होगा यूएनडीपी जो है एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है, उसमें ये जारी करके ये बताता है कि दुनिया भर में कौन कौन से देश है जहां पर न्यूनतम आवश्यकता या फिर गरीबी की अवस्था से बाहर है और गरीबी की आवश्यकता के मतलब कि गरीबी के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो उसमें देखिएगा तो स्वच्छ ईंधन मिलना भी जरूरी है, हमारी न्यूनतम आवश्यकता में शामिल किया गया है। शिक्षण सुविधाएं भी मिलना, क्योंकि सिर्फ अब रोटी कपड़ा मकान या फिर कपड़े या फिर ज्योति मौजे या फिर ईंधन के सामान तक ही सीमित नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, शिक्षा की सुविधाएं भी हमारी न्यूनतम आवश्यकता में शामिल होती है। क्लियर है? तो इसलिए देखिएगा तो न्यूनतम स्तर का जो डिफिनीशन थोड़ा विस्तृत धीरे धीरे होती जा रहा है और व्यक्ति को उन तक उन चीजों की पहुंच होनी चाहिए। अब मान लीजिए जैसे कि कभी कभी देखिएगा तो सब चीजें हैं लेकिन उनकी पहुंच वहां पर नहीं है। जैसे कि एक विकलांग व्यक्ति है, सरकार उनको हर चीज उपलब्ध करा दे रही है, लेकिन पता चल रहा है कि नहीं, वो जाकर उस जगह से सामान खरीद नहीं सकता है, उसको ले नहीं सकता है, तो उसकी आवश्यकता तो पूर्ति नहीं हो रही है। तो उसके लिए भी उस तरह से सिस्टम बनाया जाए ताकि उसकी न्यूनतम आवश्यकता जहां पर वो है उसके अनुसार उसकी पूर्ति होनी चाहिए। क्लियर है? तो उसी चीज को यहां पर डिफाइन किया गया है कि निर्धन या फिर जो गरीब व्यक्ति किसे माना जाता है, तो न्यूनतम आवश्यकता से न्यूनतम स्तर से नीचे है, मतलब कि जो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वो गरीब माना जाता है।
बाद में हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार ने इसके लिए स्पेशल डिफिनीशन भी शामिल किया, समय समय पर विभिन्न समितियों ने बनाई, कभी इनकम के आधार पर तो कभी कैलोरी के आधार पर निर्धारित किया गया कि गरीबी वो है या नहीं है। अगर उतना न्यूनतम अगर उसकी आवश्यकता पूर्ति होती है तो गरीब नहीं है, अगर पूर्ति होती और पूर्ति नहीं होती है तो गरीब माना जाएगा। क्लियर है? इसके लिए देखिएगा तो बेंचमार्क तय किया जाता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं बीपीएल परिवार वाले, बिलो पॉवर्टी लेवल, मतलब कि एक बेंचमार्क तय कर दिया गया। अगर आप इसके नीचे ये अगर ये बीपीएल लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है ये, तो उसके नीचे जो आएगा मतलब कि वो क्या होगा, गरीब है, और उससे ऊपर जो रहेगा बिलो पॉवर्टी बीपी, तो उससे ऊपर जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, गरीब नहीं है। क्लियर है? तो ये बेंचमार्क जो है तय किया जाता है। जैसे कि देखिएगा न्यूनतम आवश्यकता में या फिर न्यूनतम स्तर में क्या क्या चीजों को शामिल किया गया है। भोजन की आवश्यकता, और भोजन की भी जो आवश्यकता है उसका न्यूनतम स्तर भी तय किया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा वस्त्र, जूते, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, चिकित्सीय सुविधाएं वगैरह आदि भी लिखा हुआ है। अन्य सुविधाएं भी आज जैसे देखिए आज डिजिटल चीजें हो गई है, कोई गांव देहात में है, शहर में आकर पढ़ाई नहीं कर सकता है, तो स्मार्टफोन अगर उसके पास है तो घर बैठे वो पढ़ाई कर सकता है। इंटरनेट की सुविधाएं उसके पास है, बिजली की सुविधाएं हैं। अगर वो सारी सुविधाएं नहीं है तो उसकी न्यूनतम आवश्यकता इसको पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो भी गरीब माना जाएगा इस कैटेगरी में। क्योंकि आज के डेट में चीजें धीरे धीरे बदल रही है, आधुनिकता के दौर में हम लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए डिफिनीशंस में न्यूनतम आवश्यकता में हर वो चीज शामिल किया जाएगा जो उसके जरूरत की चीजें हैं लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। क्लियर है? समय समय पर अलग अलग समितियां बनी और उन्होंने निर्धारित भी किया था कि क्या क्या रखा जाएगा। अब यहां पर देखिएगा गरीबी रेखा, तो गरीबी रेखा जैसा कि हमने बताया कि एक बेंचमार्क होता है, उसके अंतर्गत तय किया जाता है कौन गरीब है या फिर कौन गरीब नहीं है। जैसे कि एक यहां पर एग्जांपल लेते हैं, आपको पता होगा कि भारत सरकार ने नियम बनाया है कि कैलोरी की आवश्यकता, जैसे कि हम जो खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है जिसको कैलोरी में मापा जाता है। भारत सरकार ने तय किया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, अगर उनको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर 2400 कैलोरी मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में तो वो गरीब नहीं है, मतलब कि 2400 कैलोरी तक या उससे ज्यादा मिल रहा है तो वो गरीब नहीं है, अगर उससे कम मिल रहा है तो वो गरीबी की अवस्था में माना जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी रखा गया, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी तक निर्धारित किया गया। अब देखिएगा तो दोनों में अंतर क्यों है, क्योंकि देखिएगा तो ग्रामीण क्षेत्र में जो शारीरिक, क्योंकि हमें भोजन की आवश्यकता शारीरिक मेहनत के आधार पर जरूरत पड़ती है, ग्रामीण क्षेत्र में जो फिजिकल एक्टिविटीज या फिर वर्क जो किया जाता है वो ज्यादा किया जाता है, इसलिए उनको कैलोरी की अधिकता ज्यादा है, और ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में जो इसकी कम होती है इसलिए कैलोरी इसका कम होता है। इसके अलावा समय समय पर इसमें आय को भी माध्यम जोड़ा गया कि आय के आधार पर भी जो है निश्चित किया जाएगा कि कौन व्यक्ति गरीब है या कौन गरीब नहीं है। क्लियर है? अब इसमें और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको तो बता दिया गरीबी क्या है, गरीबी की अवधारणा क्या है। जैसे कि एक प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन ने, नाम सुने होंगे, तो इन्होंने लिखा है कि लोगों को इतना गरीब नहीं होने देना चाहिए कि उनसे घिन आने लगे या वे समाज को नुकसान पहुंचाने लगे। देखिएगा तो गरीबी किसी भी देश के लिए, बेरोजगारी किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है। भले ही वहां की सरकार पर निर्भर करता है, वहां के जो शासककर्ता पर निर्भर करता है कि वो क्या करती है, वरना समाज में होने वाले अपराध भी गरीबी और बेरोजगारी का कारण बनते हैं। अपराध क्यों होता है, क्यों लूटपाट होती है, क्यों कोई चोरी करता है, क्योंकि उन सारी चीजों की आवश्यकता है उसको और वो मिल नहीं पा रहा। अब ऐसा नहीं कि कोई लग्जरियस कोई कार चाहिए तो सोना चाहिए इसके लिए चोरी, वो तो अलग स्थिति बन गई, लेकिन कभी कभी देखिएगा तो अपराध बढ़ते भी हैं इस वजह से। समाज में कुछ ऐसे भी लोग देखिएगा, हमारी जो जाति व्यवस्था है जो उसमें भी अभी भी देखिएगा ऐसी स्थिति है कि लोग समाज में कुछ इतने लोग गरीब होते हैं कि लोग उनसे सटना नहीं चाहते हैं, छुआछूत जैसी चीजें भी देखने, जाति प्रथा तो अपना अलग स्थिति है, लेकिन गरीबी की वजह से भी लोग उनसे सटना नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। वही चीज यहां पर इस कथन के माध्यम से दर्शाया गया है। अब यहां पर गरीबी के जो आधार हैं, बेसिस है, यहां पर बताया गया है।
जैसे कि 1970 के मध्य में जब पहली बार इस तरह की गरीबी रेखा का निर्माण योजना आयोग के द्वारा किया गया था, गरीबी रेखा को डिफाइन किया गया क्योंकि ये सबसे बड़ी मुद्दा बन गया था हमारे देश के लिए। इसके अलावा जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के क्रमशः जैसा कि हमने बताया 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी जो है निर्धारित किया गया है। अब यहां पर गरीबी के कुछ प्रकार को देखते हैं, जिसमें कि पहला है सापेक्ष निर्धनता और दूसरा है निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें कि विभिन्न वर्ग, प्रदेश और देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। जैसे कि आपका विभिन्न वर्ग है, अलग अलग वर्ग है, देखिएगा तो हमारे यहाँ धर्म के आधार पर भी देखिएगा या फिर जाति के आधार पर देखिएगा, अलग अलग वर्ग में बटा हुए हैं। प्रदेशों के अलग अलग राज्य हैं। क्या सभी राज्यों में गरीबी और बेरोजगारी की अवस्था एक ही होती है? नहीं, कीमत स्तर अलग अलग होने की वजह से देखिएगा तो वहां पर गरीबी की अवस्था अलग अलग होती है। बिहार राज्य को देखिए अलग स्थिति है, झारखंड राज्य को देखिए अलग स्थिति है, वहीं दिल्ली आप केंद्र शासित प्रदेश है उसकी अलग स्थिति है, महाराष्ट्र राज्य की अलग है, तमिलनाडु राज्य की अलग है। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग देखने को, विभिन्न देशों में भी अलग अलग देखने को मिलता है। क्लियर है? बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, इसके अलावा अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अलग अलग स्थिति देखने को मिलती है। तो इसको हम लोग कहते हैं सापेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता कब होती है? तो किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से है। जैसे कि हमारे देश में जो संसाधन उपलब्ध हैं उस आधार पर, मतलब कि किसी भी देश में वहीं की जो उपलब्ध संसाधन या फिर अन्य वस्तुएं के आधार पर तय किया जाता है, वो निरपेक्ष है। और सापेक्ष मतलब होता है आपका कि ये विभिन्न वर्ग, प्रदेश और देशों के आधार पर उसका अभिप्राय निकाला जाता है। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट। डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा इसमें। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो इसमें हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं, निर्धनता रेखा, इसी को पॉवर्टी लाइन कहते हैं। पॉवर्टी लाइन वह रेखा है उस व्यक्ति मतलब उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं या फिर पूरा करते हैं। गरीबी के लिए खाद्य सुरक्षा के क्या मायने? फूड सेफ्टी। अब देखिएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति को आय प्राप्त नहीं हो रहा है, पहले भी हमने आपको बताया है दूसरे क्लास में कि हमारे देश में देखिएगा तो कृषि जो है ना, जीविकोपार्जन का साधन है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, लेकिन आय का साधन नहीं है। अभी भी हमारे देश में देखिएगा तो आधे से अधिक जनसंख्या जो है कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां से आय प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि वहां से लोग अपने जीवन के जीने के साधन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। जीविकोपार्जन का साधन इसीलिए कहा जाता है कृषि को। तो इसलिए फूड सेफ्टी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। मान लीजिए जो किसान है छोटे मोटे या फिर जिनके जो मजदूर वगैरह है तो अपनी पूर्ति कर लेंगे। मान लीजिए शहरी क्षेत्र में रहने वाले, वहां भूखमरी की नौबत आ जाती है क्योंकि उनके पास जमीन वगैरह तो नहीं है, चलिए खेती करके अपना उगा लिए, कुछ खा लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या थोड़ी कम होती है। तो इसलिए देखिएगा तो आज हमारे देश में देखिएगा तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया, एक कानूनन गारंटी मिला गया कि हर एक व्यक्ति को जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत आता है उनको हर महीने राशन उपलब्ध सरकार कराएगी, 1 रुपए या 2 रुपए किलो के हिसाब से, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट, सीधा सा। क्लियर है? तो ये खाद्य सुरक्षा नियम जो निर्धारित किया गया कानूनन, उनको ये अधिकार मिल गया है। अगर उनको पूरा भी नहीं किया जाता है तो आप कानूनन हेल्प भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें यहां पर जोड़ा गया। आज भी देखिएगा तो भारत में 35 करोड़ लोग गरीबी के रेखा के नीचे रहकर अपना जीवन गुजारते हैं। आपको बता दें, जो 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया उसमें 80 करोड़ से ज्यादा को परिवारों को या फिर लोगों को इसके दायरे में लाया गया, ताकि कोई गरीब परिवार या फिर कोई व्यक्ति भूखा न रहे। अपने आप में यह जानना भी जरूरी है कि कौन गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। हमारे देश में अभी भी ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे देश में अभी भी देखिएगा तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि गरीब कौन है। आगे हम बताएंगे, विभिन्न समितियां बनी और विभिन्न आयोग बने, जनगणना होती है तो पता चलता है कि उनकी जो रिपोर्ट डाटा आती है तो उसमें कभी भी
किसी रिपोर्ट में बताया जाता है कि हमारे देश में 29% जो लोग हैं गरीब हैं, किसी में 24% बताया जाता है, किसी में 32% बताया जाता है। तो ये अलग अलग डाटा होने की वजह से आज तक, मतलब कि आज हम लोग जिस आधुनिकता के जीवन में जी रहे हैं, इतना डिजिटल युग में, सरकार को पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट कि हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। क्लियर है? तो ये सही डाटा हमारे पास है भी नहीं। हाँ, जो विभिन्न समितियां बनी, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, जो जनगणना होती है, उसके आधार पर सरकार उसी को आधार मानकर जो है योजनाएं तैयार करती है। हमारे देश में देखिएगा, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार विभिन्न तरह के योजनाएं चलाती है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन है कि उनको अस्थायी रूप से रोजगार का साधन क्रिएट करना, जिससे कि उनकी एक निश्चित इनकम हो सके। और बेरोजगारी की अवस्था अगर दूर होगी तो गरीबी की अवस्था अपने आप दूर हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन अभी भी देखिएगा तो हमारे देश में जब चुनाव आता है, राज्यों में चुनाव होते हैं, तो पता चलता है कि कोई सरकार 2500 देगा, तो कोई 2100 देगा, तो कोई 1000 देगा, ऐसी घोषणाएं की जाती है। लेकिन ये नहीं ढूंढा जाता है कि उनको अस्थायी रोजगार दे, ताकि गरीबी और बेरोजगारी हमेशा हमेशा के लिए उस परिवार या उस व्यक्ति से दूर हो जाए। और पता चलता है कि इसी आधार पर उनको वोट मिल जाता है और फिर वो जीत जाते हैं। और फिर 5 साल तक जो जनता है, जो मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि भी देखिएगा झारखंड में हजारों छात्र हैं, लाखों छात्र हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं। सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, लाखों के पद खाली है। प्राइवेट सेक्टर में भी यही और बदतर स्थिति है, लेकिन सरकार गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत काम नहीं करती है। अगर इस तरह के काम हो, जितने भी पद खाली हैं, अगर उनको भरा जाए, तो बहुत सारे परिवारों की स्थिति सुधरेगी और मेहनत के आधार पर सभी को, जो विद्यार्थी है जो उसके बेरोजगारी की अवस्था में है, उनको बेरोजगारी की अवस्था भी जो है दूर होगी। क्लियर है? तो इसीलिए सब ये डाटा है नहीं, एग्जैक्ट भी डाटा भारत सरकार या राज्य सरकार के पास नहीं होती है, वो भी एक समस्या होती है। और बहुत सारे जो राजनेता वगैरह होते हैं सिर्फ राजनीति करते हैं, अपने फायदे के लिए सिर्फ देखते हैं। ये पूरे देश और राज्य में देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत में गरीबी की परिभाषा तय करने का दायित्व जो है योजना आयोग को सौंपा गया। जैसे कि योजना आयोग के स्थान पर अभी नीति आयोग बन चुका है, प्रारंभ की बात कर रहे हैं। पंचवर्षीय योजना भारत में जो है योजना आयोग बनाता है, प्लानिंग कमीशन। आपको पता होगा कि 2015 में नीति आयोग गठित हुआ, उसके साथ ही योजना आयोग खत्म हो गया। उसको मतलब अपने आप भंग हो गया। वो कोई कमेटी तो नहीं था, वो एक तो सलाहकार निकाय बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो खत्म हो गया। उसके स्थान पर नीति आयोग, अभी वर्तमान में जो है नीति आयोग इस पर काम करता है, गरीबी से संबंधित। क्लियर है? तो वही सब जैसे योजना आयोग किस आधार पर तय करता था कि किस आधार पर जो गरीबी को दूर किया जाए, अभी नीति आयोग कर रहा है। अब गरीबी रेखा और गरीबी क्या है? गरीबी ये अवस्था है जो कि न्यूनतम स्तर पूरा नहीं हो पाता है, और गरीबी रेखा एक पॉवर्टी लाइन है जिसके अंतर्गत तय किया जाता है। क्लियर है? अब ये नीति आयोग काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा, हर साल के आंकड़े जारी करता है। आपको बताते हैं एक और डाटा आप नोट कीजिएगा। 2019 में भारत सरकार ने एक और काम किया, आपने नाम सुना होगा NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और एक CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी कौन करता था? CSO। भारत सरकार ने NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेरोजगारी और गरीबी संबंधी आंकड़े NSSO जारी करता था, इन दोनों को मर्ज कर दिया 2019 में, और एक नया संगठन बनाया जिसका नाम है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अभी वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है जारी करता है, नेशनल इनकम आंकड़े जो जारी करता है NSO करता है। ये बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं रहता, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये मर्जर जो हुआ था, इन दोनों का विलय हुआ था, ये 2019 में हुआ था। अभी देखिएगा हर साल जो है आर्थिक सर्वेक्षण आता है, इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार जारी करती है। आप उसमें देखिएगा NSO के द्वारा जारी किया जाता है, न कि CSO, और ये आपका इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अभी गरीबी संबंधी जितने भी काम किया जा रहा है, नीति आयोग अधिकतर काम कर रही है। साथ ही जब NSO अपना आंकड़े जारी करता है तो उसमें गरीबी संबंधी, बेरोजगारी संबंधित रिपोर्ट भी आते हैं, कितना % गरीबी है, कितना % बेरोजगारी है, साल दर साल का वो जारी किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा।
हमारे देश में देखिएगा तो अभी दो आधार बनाया गया है, गरीबी और बेरोजगार, गरीबी के आंकड़े को जारी कर, मतलब कि निर्धारित करने, गरीबी रेखा जो पॉवर्टी लाइन है उसको निर्धारित करने के लिए दो आधार है। पहला कैलोरी के आधार पर, जैसे कि अभी बताया था हमने 2400 और 2100, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और शहरी क्षेत्र में 2100। इसके अलावा कैलोरी पर खर्च करने वाला न्यूनतम आय, जैसे कि ये आय भी अभी देखिएगा तो आरक्षण दिया जाता है, तो आरक्षण अभी संविधान में हमारा नियम है। अभी देखिएगा तो जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है, अभी मांग देखिएगा हमेशा हर जगह उठती है कि अब जो आरक्षण का आधार बदला जाए और जो इनकम है उसके आधार पर आरक्षण देने की बात कही जाती है, इनकम के आधार पर। तो उसी तरह जो अभी आंकड़े तय होते हैं, गरीबी कौन है, गरीब कौन है, तो ये तय करती है भारत सरकार कि उनका जो इनकम है उसके आधार पर भी तय हो। अब देखिएगा तो भारत में कोई व्यक्ति जो है 10 रुपया भी कमाता है, कोई 10 लाख भी एक दिन में कमा लेता है। तो ये स्थिति बहुत ही एक सोचने वाली बात होती है कि आखिर इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए। और जो अमीर होता है वही अमीर होते जा रहा है, और जो गरीब हो रहा है तो और भी देखिएगा तो उसकी भी इनकम बढ़ रही है, लेकिन जितनी रेट से गरीब महंगाई बढ़ रही है या फिर दूसरे लोगों का इनकम बढ़ रहा है उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। तो इसलिए दो आधार बनाया गया है। कैलोरी के आधार पर हमारे देश में पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा को मापा जाता है, और कैलोरी पर खर्च होने वाले न्यूनतम आय के आधार पर मापा जाता है। क्लियर है? गरीबी रेखा हमने बता दिया है, गरीबी रेखा के नीचे न्यूनतम आवश्यकता पूरा नहीं कर पाते हैं तो जिसको हम लोग बोलते हैं गरीबी रेखा, एक आपका हो गया। इसके नीचे वाले बिलो पॉवर्टी लाइन, और ये उससे ऊपर वाले क्या होंगे, अपर पॉवर्टी लाइन। मतलब कि जो गरीब नहीं है ये गरीबी रेखा के ऊपर, और गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी, बीपीएल जिसको हम लोग बोलते हैं, बीपीएल परिवार वाले बोलते हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर भारत में गरीबी क्यों है। कभी हमारा देश जो सोने की चिड़िया, और प्राचीन काल में देखिएगा तो एक समृद्ध देश के रूप में जाना जाता था। धीरे धीरे स्थितियां बदली, बहुत सारे शासक हुए, बहुत सारे विदेशी शासक आकर भारत पर शासन किए। उसके बाद देखिएगा मुगल आए, अंग्रेज आए। खासकर देखिएगा तो मुगल और अंग्रेज के कार्यकाल में देखिएगा भारत की स्थिति बहुत खराब हुई थी, और इसका जो जड़ है वहीं से प्रारंभ होता है। अभी वर्तमान में देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे कारण मिलेंगे जिसकी हमारे देश में भी जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से गरीबी, बेरोजगारी देखने को मिल रही है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, और जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तेजी से रोजगार की स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है, संसाधन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को यह स्थिति देखने को मिल रही है, गरीबी की स्थिति को देखने को मिल रही है। क्लियर है? इसके अलावा देखिएगा तो जैसा कि हमने बताया उच्च जनसंख्या दर। अब जितनी ज्यादा उच्च जनसंख्या दर होगी, मान लीजिए किसी भी, जैसे कि हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, पर कैपिटल इनकम। तो पर कैपिटल इनकम कैसे निकालते हैं, जो देश का आय होता है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, तो देश के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिएगा देश का अगर टोटल पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा, प्रति व्यक्ति आय उतना ही कम होगा, और टोटल पॉपुलेशन जितना कम होगा उस देश का प्रति व्यक्ति आय उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? क्योंकि ये रिवर्स है आपका। हमारे देश के देखिए, अगर देश का जनसंख्या देखिए 130 करोड़ 140 करोड़ तक पहुंच चुका है, अगर जनगणना होगा तो पता चलेगा। अब देखिएगा अगर यही जनसंख्या हमारे देश की, क्योंकि राष्ट्रीय आय मान लीजिए उसी के आधार पर आता, तो आप समझिए कि अगर जनसंख्या हमारे देश की 50 करोड़ या 60 करोड़ होता है तो प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जनसंख्या, और जितनी जनसंख्या हमारे देश की उसका पूरी उपयोग, उस मानव संसाधन का पूरा उपयोग भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, गरीबी की अवस्था में हैं, तो इसलिए आय भी उत्पन्न नहीं हो पा रही है। क्लियर है? तो बहुत बड़ा एक कारण है उच्च जनसंख्या दर प्रभावित करती है, बढ़ती हुई जनसंख्या प्रभावित करती है। बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या होता है, जितने क्वालिटी एजुकेशन या फिर एजुकेशन मिलना चाहिए, बहुत सारे लोग जो है निरक्षरता के अंतर्गत आ जाते हैं, या फिर पढ़ाई करते भी हैं तो बहुत कम स्तर पर। खराब स्वास्थ्य सुविधाएं और वित्तीय संसाधनों की कमी भी जो है बढ़ रही है। इसके अलावा और कुछ कारण यहां पर दिए,
इसको एक बार देखिएगा। क्लियर है? तो यहां पर जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कारण बताए गए हैं। आबादी का बढ़ना, नौकरियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो गरीबों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि बेरोजगार होना गरीबी की अवस्था को पहुंचना है। हो सकता है कि उसके पास संपत्ति है तो वो बेच के कुछ खाएगा, 5 साल 10 साल चलेगा। अगर रोजगार का साधन क्रिएट नहीं हुआ तो जैसे ही उसकी संपत्ति जो पहले वाली है अगर खत्म होती है तो गरीबी की अवस्था आ जाएगी। इसके अलावा पूरे दिन मेहनत करने वाले अकुशल कारीगरों की आय भी बहुत कम होती है, आय में कमी रहना भी। असंगठित क्षेत्र में सबसे खराब स्थिति है। उपलब्ध नौकरियों की संख्या के मुकाबले नौकरी की तलाश करने वाली संख्या का अधिक होना भी जनसंख्या ही मुख्य कारण है। इसके साथ ही सरकार को यह भी निश्चित करना चाहिए कि इसका पालन ठीक से हो, व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार मिले, तो भारत को गरीबी को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ सिंगल पॉइंट के माध्यम से बताया गया, जैसे कि पहला पॉइंट है राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर होना। किसी भी देश में अगर देखिएगा तो जो जीडीपी होता है या फिर जो जीएनपी होता है, अगर ये जितना निम्न होगा, जितना कम होगा, उस देश में स्थिति खराब ही रहेगी। अगर मान लीजिए जीडीपी और जीएनपी क्या होता है कि किसी भी एक समय अंतराल में या किसी एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसका बाजार मूल्य ही जीडीपी है। अब ये वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन अगर कम होगा तो जीडीपी या राष्ट्रीय हमारे देश की कम रहेगी, ज्यादा होगा तो ज्यादा होगी। इसलिए अगर निम्न उत्पादन हो रहा है तो हमारे देश में देखिएगा तो निम्न स्तर है ये, तो इसलिए यहां पर जो है निर्धनता का विकास की दर भी हमारे देश में कम है, ये भी कारण होता है निर्धनता का। कीमतों में वृद्धि होना भी, अभी देखिएगा तो बहुत सारे डीजल, पेट्रोल, ईंधन, हर चीज के दाम जो है बेतहाशा वृद्धि हो रही है। बहुत सारे उसके कारण है जिसकी वजह से ये वृद्धि हो रही है, तो इस वजह से भी जो है निर्धनता देखने को मिलती है। इसके अलावा जनसंख्या का दबाव बता चुके हैं, बेरोजगारी भी एक कारण है जिसकी वजह से निर्धनता देखने को मिलती है। पूंजी की कमी, अब देखिएगा हर व्यक्ति जो है नौकरी तो नहीं कर सकता है, उसके लिए सालों भर पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर देखिए अगर मान लीजिए कोई चाहता है कि नहीं हम टीचर बनेंगे या फिर कोई सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट जगह काम करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम उसको अपने जीवन का 25 साल तक जो है, करीब कम से कम जो है जन्म से लेकर 25 साल तक जो है, मतलब कि 25 ईयर तक, मतलब कि कम से कम अपने एज पूरा होने तक पढ़ाई करना पड़ेगा। 10वीं मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, बहुत सारे वोकेशनल या फिर हो सकता है कि टेक्निकल कोर्सेज करेगा या फिर बहुत सारे कोर्सेज करेगा, तब जाकर वैसी स्किल प्राप्त करेगा, तब जाकर वहां नौकरी लगेगी। उसमें लाखों रुपए खर्च होंगे, तो हर परिवार के लिए संभव नहीं है। हर कोई बीटेक, बीबीए, एमबीए, बीएड वगैरह तो नहीं कर सकता है। क्लियर है? अब देखिएगा तो ये पूंजी की कमी की वजह से ये स्थिति बन रही है। तब मान लीजिए वो चाहता है कि हम बिजनेस भी स्टार्ट करें, तो बिजनेस भी प्रारंभ करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर वो चाहता है कि छोटे मोटे बिजनेस भी स्टार्ट करेगा तो हर किसी के लिए समस्या बनेगी। तो पूंजी की कमी भी हमारे देश में गरीबी का कारण बनती है। कुशल श्रम और तकनीकी ज्ञान का अभाव, मान लीजिए अभी भी देखिएगा तो हमारे देश में ग्रेजुएट बहुत सारे हैं, लेकिन उनके पास स्किल की कमी है, इसलिए बहुत सारे प्राइवेट नौकरियां खाली रहते हुए भी उनको पद पर बैठाया नहीं जाता है।
कारण भी वही है। उचित औद्योगिकरण का अभाव होना है और सामाजिक संस्थाएं भी बहुत सारे जो है कारण होती हैं, जिसकी वजह से गरीबी की अवस्था देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा भारत में गरीबी के आर्थिक, सामाजिक, जो प्राकृतिक कारण है, तो अभी भी देखिएगा तो भारत की जो स्थिति है वैश्विक पटल पर अभी भी जो है भारत जो है गरीब देशों की श्रेणी में आता है। वैश्विक पटल पर देश की विशाल जनसंख्या देश में गरीबी के संभवतः सबसे बड़ा कारण है। हमारे देश में देखिएगा तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ संसाधन कम है, अभी भी देखिएगा तो जीडीपी के मामले में, ये पहले क्लास में हमने आपको बताया भी था, जीडीपी के मामले में भी जो भारत जो है चौथे से 5वें स्थान पर आता है विश्व में। पीपीपी प्राइस पर अगर ले जाइएगा, परचेज पावर पैरिटी के आधार पर, तो विश्व में 3रे स्थान पर आता है, विश्व में 3रे स्थान पर। लेकिन अभी भी देखिएगा उसके नीचे बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो कि बहुत ही संपन्न देश है, लेकिन भारत अभी भी गरीबी देश की श्रेणी में है। विश्व में 3रे और 4थे स्थान आने के बाद भी कमाई के आधार पर, जो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, उसके आधार पर भी हमारे देश का जो अभी फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है वो भी विश्व में 5वें से 6ठे स्थान पर है। फिर भी भारत एक गरीब श्रेणी वाले देश में, कारण है हमारे देश की जनसंख्या। क्लियर है? जितना बड़ा परिवार उतना ही कम प्रति व्यक्ति आय, और जितना कम परिवार उतना अधिक प्रति व्यक्ति आय। क्योंकि अभी हमने बताया था प्रति व्यक्ति आय कुल आय को डिवाइड करके कुल पॉपुलेशन से निकालते हैं। भूमि और संपत्ति का असमान वितरण भी गरीबी के कारण है। अभी देखिएगा तो किसी व्यक्ति के पास हजारों करोड़ों का जमीन है, हजारों एकड़, सैकड़ों एकड़ जमीन है, संपत्ति बहुत सारा है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति के पास रहने के लिए एक छोटा सा आशियाना भी नहीं है, घर भी नहीं है। क्लियर है? तो वो सब एक कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में जो है गरीबी देखने को मिल रही है। ये सब प्राकृतिक कारण है, ये प्रारंभ से ही चलते आ रहे। प्राकृतिक कारण भी नहीं बोल सकते, लेकिन जो व्यवस्थाएं या फिर जो सामाजिक स्थितियां धीरे धीरे जैसे बदली, उस वजह से भी रीति रिवाज, या फिर जो बोल सकते हैं कि जो जाति का बंटवारा हुआ, जो जाति में विभाजन हुआ है, उस आधार पर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा देश में मौसम जो दशाएं हैं, प्रतिकूल जलवायु लोगों के कार्य करने की क्षमता पर कम करती है। बाढ़ हो गया, हमारे देश में भी देखिए बाढ़, भूकंप, अकाल वगैरह, चक्रवात वगैरह भी उत्पन्न होती है। खासकर जो है ये बाढ़ वगैरह, चक्रवात वगैरह से समुद्री, क्योंकि हमारे देखिएगा तो देश जो है 3 तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ से ही स्थल है, तो इसलिए देखिएगा तो हमारा अधिकतर जो खासकर जो समुद्र से सटे हुए राज्य हैं हमेशा जो है बाढ़ वगैरह, चक्रवात वगैरह, समुद्री तूफान वगैरह से हमेशा प्रभावित रहते हैं। बहुत सारी नदियां भी भारत से होकर हिमालय से, उत्तर भारत में देखिएगा तो अधिकतर जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों से बहुत सारे राज्य जो है प्रभावित होते हैं, खासकर बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। क्लियर है? इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की 2015 में जारी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक भूख से पीड़ित लोग भारत में हैं। समझ सकते हैं ये डाटा का क्या मतलब हुआ विश्व स्तर पर। विगत 10 वर्षों में गरीबी आधी हो गई है, फिर भी 27 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है डाटा को। तो ये भी एक समझ सकते हैं 27 करोड़, किसी इतना तो किसी देश की जनसंख्या नहीं होती है, उतना हमारे देश में गरीब लोग हैं। क्लियर है? जिसकी आय करीब $1.25 प्रतिदिन से कम है। मतलब कि आप समझ सकते हैं अगर इंडियन रुपीज में इसको अगर शामिल किया जाए तो अभी करीब 85 रुपीज है। 85 का आधा हो गया 42 पॉइंट समथिंग, मतलब कि 20। मतलब कि हमारे देश में अभी भी लोग हैं जो 105 से 110 रुपया भी नहीं कमाते हैं एक दिन में। 105 से 110 रुपया भी नहीं कमाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आज भी देखिएगा तो अगर आप सरकार अगर राशन वगैरह उपलब्ध भी करा दे रही है तो नमक, तेल और अन्य बहुत सारी चीजें खरीदनी ही पड़ती है मार्केट से। तो अगर उतनी भी इनकम नहीं होगी तो अगर एक परिवार में 5 लोग भी है तो कैसे उस परिवार का गुजारा होगा। हमारे देश में अभी भी देखिएगा तो 1/4 जनसंख्या कुपोषण का शिकार है, लगभग 1/3 जनसंख्या भूख से पीड़ित है। तो वहां पर तो गरीबी दिनों दिन और जो है बदतर होती जाएगी, खराब स्थिति होती जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो है कि भारत के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी। अभी भी देखिएगा तो
जो कार्यस्थल है जहां पर काम होता है उसमें सबसे अधिक भागीदारी पुरुषों की है। महिलाओं की भी बढ़ रही है दिनों दिन, लेकिन अभी भी बहुत ही कम है। इसीलिए देखिएगा तो कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि गरीबी महिलाओं की ओर शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि जो इनकम होगा, जो कमाएगा, उसकी तो स्थिति सुधरेगी ही, गरीबी और बेरोजगारी से वो दूर निकलेगा। लेकिन अभी भी देखिएगा तो हमारे देश में अभी भी जो प्रीतिशतात्मक चीजें, प्रीतिवंशीय चीजें चल रही है, मतलब कि घर का जो मुखिया होगा, समाज का जो मुखिया होगा वो एक पुरुष ही होगा। खासकर घर में भी स्थिति ये भी चल रही है। प्रीतिवंशी हमारे यहाँ चलता है, पिता ही पुरुष ही मुख्य भूमिका में होते हैं। महिलाओं को अभी भी देखिएगा तो कार्यस्थल पर तो बहुत महिलाएं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी देखिएगा तो महिलाएं जो है घर तक ही सीमित है, एक गृहिणी बनकर ही रह रही है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश जो जिस पर वो डिपेंडेंट है, अपने हस्बैंड या फिर अपने फादर पर, अगर किसी कारणवश उनके आय का स्रोत खत्म होता है तो उस महिला के पर क्या असर होगा? वो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हर चीज से संपन्न होते हुए भी अगर इनकम नहीं है, उसका संपत्ति से अगर उसको बेदखल कर दिया गया तो उसकी स्थिति क्या होगी? तो इसलिए बोला जाता है कि गरीबी जो है महिलाओं की ओर शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है? कुछ यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, कुछ पॉइंट बताए गए यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी का एक कारण यहाँ शिक्षा की नामांकन दर में होने वाली वृद्धि है, जिसके कारण कई युवा महिलाएं शिक्षा को प्राथमिकता देती हैं। इसका एक कारण, अन्य कारण यह भी है कि भारत में कई महिलाएं कामगार यह सोचती है कि काम केवल तभी किया जा सकता है जब उसकी आवश्यकता है। और हाँ, ये भी चीज है कि महिलाएं तब काम करने, कभी कभी महिलाएं तभी काम करती है जब उसको लगता है कि नहीं हमको पैसे की जरूरत है तभी करेंगे, अदरवाइज ने तो अपने हस्बैंड या फिर अपने फैमिली पर तो डिपेंड है ही। अगर ये सोच अगर नहीं निकलेगी, और ये सोच तभी खत्म होगी जब महिला को शिक्षित किया जाएगा। झारखंड में अभी भी देखिएगा तो हमारे राज्य की जो मतलब आधे से अधिक महिलाएं जो है अभी भी निरीक्षर में आते हैं। हमारे देश में लिटरेसी रेट देखिए तो बहुत खराब है। कुछ बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर आधे से अधिक, खासकर पाकुड़ जिले में देखिए बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर साक्षरता दर जो है वहां पर तो 50% भी नहीं है, आधे से भी कम लोग जो हैं साक्षर हैं। क्लियर है? अब देखिएगा तो भारतीय महिलाओं में भी कुछ चीजें जो देखने को मिलती है ना, खासकर वैसे परिवार जो संपन्न हैं तो वहां पर महिलाओं की स्थिति, अगर वो गृहिणी बन के भी रह रही है तो वहां पर स्थिति नहीं खराब होती है। लेकिन खासकर जो बहुत ही जैसे कि मजदूर हैं या फिर वैसे वर्ग से आते हैं जो कि डे बाई डे काम करके ही अपने घर का, परिवार का गुजारा कर रहे हैं, कृषि पर निर्भर हैं, वहां परिस्थितियां खराब होती है। जैसे कि मान लीजिए पुरुष को कोई काम नहीं मिल रहा है, अगर एक मजदूर है या फिर एक खेतिहर मजदूर है या फिर खेती करके अपना गुजारी कर रहा है, तो तभी वहां की महिलाएं जो है काम करने जाती हैं। और बहुत सारे लोग तो जाते भी नहीं है, स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है तब जाकर वो काम करते हैं। तो ये भी एक कारण है। क्लियर है? तो वही सब यहाँ पर चीजें बताई गई हैं, इसका नोट दे देंगे, वहां पर देखिएगा। अब गरीबी और बेरोजगारी में क्या रिलेशन है? तो गरीबी और बेरोजगारी में रिलेशन सीधा है बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि गरीबी जो पॉवर्टी की अवस्था जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई बेरोजगार है तो हो सकता है कि आज न कल वो गरीबी की अवस्था में आ सकता है, अगर लंबे समय तक वो बेरोजगार रहेगा तो। और अगर कोई बेरोजगार है, अगर वो रोजगार उसको मिल गया तो उसकी गरीबी खत्म भी हो जाएगी, ये निश्चित है। क्लियर? तो ये सीधा संबंध रहता है, कुछ पॉइंट के माध्यम से बताया गया है। 2011 में जो जनगणना हुई थी, काम खोज रहे लोगों जिनके पास कोई काम नहीं था की संख्या 6.07 करोड़ थी, जबकि 5.56 करोड़ लोगों के पास सुनिश्चित काम नहीं था। मतलब कि काम वो कर रहे हैं, 5.5 करोड़ के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सुनिश्चित काम नहीं है, कब उनको हटा दिया जाएगा, कब उनको जरूरत है तो अभी रख रहे हैं, फिर बाद में वो बेरोजगार वो भी हो जाएंगे। और मतलब 6 करोड़ से ज्यादा लोग तो ऐसे थे 2011 की जनगणना, 2011 मतलब आज से समझिए कि 13-14 साल पहले की बात कर रहे हैं। 13-14 साल में जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है, और क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। तो ये जनगणना के आंकड़े वो रियलिस्टिक हुआ, जनगणना जितना हुआ उसके आधार पर। सरकारी आंकड़े से रियलिटी बहुत अधिक होता है। 6 करोड़ ऐसे जो कि कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गरीबी कम होगी उस देश की या फिर बढ़ेगी। इस प्रकार बोल सकते हैं कि 11 करोड़ से ज्यादा, मतलब कि करीब 11.61 करोड़ जो है लोग सुरक्षित और अस्थायी रोजगार की तलाश में
थे 2011 के आंकड़ों के आधार पर। यह संख्या 2021 में बढ़कर करीब जो समस्या की, और ये मतलब कि एक अनुमान डाटा है जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि 13.89 करोड़ हो जाने की संभावना है। और अभी देखिएगा तो 2025 में आप समझ सकते हैं ये 15 करोड़ से ज्यादा पार कर जाएगा। वो भी सरकारी आंकड़े हैं, रियलिटी तो अलग होती है। वर्ष 2001 से 2015 के बीच भारत में 2,34,657 किसानों और खेतिहर श्रमिकों ने आत्महत्या कर दी। अब समझ सकते हैं कि स्थिति कितना भयानक हो चुकी है। गरीबी और बेरोजगारी की अवस्था में लोग आत्महत्या तक, खासकर किसान और खेतिहर मजदूर वगैरह जो है आत्महत्या तक। आप समझ सकते हैं ये आंकड़ा कितना बड़ा है। क्योंकि अब ये आत्महत्या क्यों करते हैं? अभी देखिएगा तो अभी कुछ दिन पहले कि आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे तो गोभी को रोड पर बिक दिया जा रहा है, क्योंकि 1-2 रुपए पीस उनका जो लागत है वो भी निकल नहीं रहा है। किसान जो उत्पादन किए गोभी को, टमाटर को, वो उनका खर्चा भी नहीं निकल रहा है। 1-2 रुपए पीस बिक रहा है, तो आखिर वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? अंत में क्या करते हैं, वो पूरा फसल को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि अगर वो मार्केट में जाकर बेचेंगे उससे ज्यादा खर्चा आ जाएगा। एक तो उसको उत्पादन करने में पूरा श्रम पूरा दिए उस पर कि 1 महीने उस पर अपना समय बिताएं और पता चला कि उनका खर्चा भी, मेहनताना भी नहीं निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? न बाजार में संरक्षण मिला और न ही आपदाओं की स्थिति में सम्मानजनक तरीके से राहत। अब बोलिए सर एमएसपी पर, तो आपको पता होगा कि सब्जियों का और बहुत सारे ऐसे भी खाद्य फसल हैं जिस पर एमएसपी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि एमएसपी के तहत तो बहुत ही कम, खासकर जो है धान और चावल वगैरह की धान और गेहूं वगैरह की जो खरीदारी भारत सरकार करती है, लेकिन इन सब की नहीं करती है। तो स्थिति खराब होती जा रही है। कुछ यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया जो आप देख सकते हैं, जो कि एक डराने वाला आंकड़ा है। वो भी सरकारी रिपोर्ट है, रियलिटी रिपोर्ट तो आप समझ सकते हैं कितना अधिक रहेगा इससे। इसको एक बार देखिएगा। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निर्धनता मापन की जो विभिन्न समितियां हुई है, प्रारंभ में हमने बताया था, ये तो हमने निर्धनता के बारे में, निर्धनता के रिपोर्ट के बारे में, गरीबी रेखा के बारे में, निर्धन कौन है। एक चीज और यहां पर डिबेट होता है कि निर्धन कौन है, गरीब कौन है। क्या जिसका न्यूनतम आवश्यकता नहीं पूरा हो रहा है वही गरीब है? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल यस, वही तो गरीब है। जो न्यूनतम अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है वो गरीब है। और जिसके पास धन संपत्ति रोजगार ये सब नहीं है वो भी गरीब है। अब सवाल उठता है कि कुछ लोग ये भी पूछते हैं सर कि क्या कभी ये हो सकता है कि जिसके पास पैसे और हर चीज बहुत से संपन्न है, क्या वो भी गरीब की अवस्था में आ सकता है? गरीबी की अवस्था में एक संपन्न परिवार भी आ सकता है, संपन्न व्यक्ति भी गरीब कहला सकता है, गरीबी की अवस्था में आ सकता है। तो इसका उत्तर होगा यस। किस परिस्थिति में? जब आएगा बाढ़ हो गया, भूकंप आ गया, चक्रवात आ गया, नेचुरल डिजास्टर से केस में पूरा सूखा अकाल पड़ गया। अब मान लीजिए किसी के पास अथाह संपत्ति हजारों करोड़ों रुपया पे है, अब उसका घर जहां पर है चारों तरफ से पानी भर गया, अब ये छत पर बैठ के न उसके पास राशन पानी जो था 1 हफ्ते में सब खत्म हो गया, अब उसके पास कुछ भी नहीं, पैसा लेकिन अथाह है उसके पास, तो भी वो गरीब है, क्योंकि इसका जो भोजन की आवश्यकता है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, बिजली पानी कुछ भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो ये गरीब होगा। वो चाहेगा किसी भी तरह से। अब देखिएगा तो इसी समय भारत सरकार राहत सामग्री पहुंचाती है, और ये सभी के लिए, ऐसा नहीं है जो गरीब परिवार है सिर्फ उन्हीं के लिए रहता है। जो भी बाढ़ से, भूकंप से, चक्रवात से, समुद्री लहर से, मतलब कि जो भी पीड़ित होते हैं नेचुरल डिजास्टर से खासकर, या फिर ह्यूमन डिजास्टर से, तो उनको ये सारी सुविधाएं हर व्यक्ति को पहुंचाई जाती है, जिससे कि उनकी जो न्यूनतम आवश्यकता है उस टाइम, उस परिस्थिति में उसको पूरा किया जा सके। क्लियर है? तो गरीब हर वो व्यक्ति है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता नहीं पूरा हो रहा है। कभी संपन्न व्यक्ति भी हो सकता है, गरीबी की अवस्था में आ सकता है, खासकर जो है मतलब कि एक ऐसी अवस्था जिसमें कि नेचुरल डिजास्टर्स हो जाए, प्राकृतिक आपदाएं के समय,
या फिर मैन मेड आपदा होता है, बहुत सारे मानवीय घटनाएं, आग लगी हो गया या फिर बहुत सारे अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो उस वजह से तो वो भी गरीबी की अवस्था में आ सकता है। अब हम लोग जो विभिन्न समितियां बनी उस पर एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कैलोरी के आधार पर जो गरीबी रेखा को मापने का तरीका ढूंढा गया किस समिति के द्वारा लाया गया था, कब लाया गया था? तो 1989 में प्रोफेसर टीडी लकड़वारा की अध्यक्षता में एक समूह बना था, गठित किया गया था और उसी ने ये मापदंड तय किया था। भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन जो किया गया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है किसने किया था? श्री B.S. मिन्हास ने किया था। उन्होंने 1956, 57 और 1967-68 के बीच गांव के निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने के संकेत भी दिए थे। एक होता है लॉरेंज वर्क। ये लॉरेंज वर्क क्या कहलाता है? तो ये होता है आपका कि किसी देश के लोगों के बीच आई विषमताओं को मापना। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बोला जाता है गरीब है तो वो गरीब और होते जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए इनकम बढ़ रहा है किसी का, तो किसी का इनकम कम भी होते जा रहा है, या फिर बढ़ रहा है तो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहा है, क्लियर है? तो ये लॉरेंज वक्र, इसी के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं। और गिनी गुणांक को इटालियन कोरोडो गिनी ने विकसित किया था। तो सबसे पहला है वही लकड़वाड़ा समिति ने अपने फार्मूला के शहरी निर्धनता के आकलन के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार बनाया गया था। दूसरा है सुरेंद्र तेंदुलकर समिति जो बना था, उसके अनुसार इन्होंने बताया था अपनी रिपोर्ट में कि भारत में करीब 37.2% लोग जो हैं गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। क्लियर है? देश में निर्धनता अनुपात का आकलन की अगर हम बात करें तो योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय जो नमूना सर्वेक्षण जो एनएसएस था उसकी मदद से किया जाता है। और वर्ष 2012 में गरीबी रेखा के नीचे 22% लोग थे। आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंसेस है। अगर हमारे देश में अगर 0.1 भी डिफरेंस होगा ना तो करोड़ों लोग उसके अंतर्गत आएंगे। और ये कितना बड़ा डिफरेंस है। एक आयोग जो है बता रही है कि 22% जो है गरीब है, और जबकि वही एक कमेटी गठित हुई, उन्होंने बताया कि 27.2% लोग गरीब हैं। कितना बड़ा अंतर है। तो इसलिए हमने शुरू में बताया था कि अभी तक तो हमारे देश में ये भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने लोग गरीब हैं। इसलिए देखिएगा योजनाएं आती हैं तो बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं उससे। निर्धनों की निरपेक्ष संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है सबसे बड़ा है। वहीं निर्धनता अनुपात के मामले में कुल जनसंख्या में निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत जो है ओडिशा करीब 46.8% जो है सर्वोच्च स्थान पर है। भारत में राज्यों में न्यूनतम निर्धनता जो है जम्मू कश्मीर में है, जबकि संपूर्ण भारत में सबसे कम निर्धनता जो है अंडमान निकोबार मात्र जो है 0.4% है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला जो रिपोर्ट आया समिति बनी थी वो रंगराजन समिति बनी थी। मनमोहन सिंह की सरकार में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के परिषद जो थे प्रमुख जो थे सी रंगराजन, उन्हीं के गरीबी के आकलन पर तेंदुलकर समिति की कार्य पद्धति की समीक्षा की थी। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया कि 37% से ज्यादा लोग जो है हमारे देश में गरीब हैं, तो उसी का आकलन करने के लिए ये पूर्व प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिनका कुछ दिन पहले ही निधन हुआ है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। योजना आयोग के देश में गरीबों की संख्या के संबंध में विवाद उत्पन्न होने के मद्देनजर गरीबी के आकलन के लिए तेंदुलकर समिति की पद्धति की समीक्षा के लिए मई 2012 में जो है तत्कालीन सी रंगराजन समिति की अध्यक्षता में जो है समूह का गठन किया गया था। क्योंकि एनएसएस जो रिपोर्ट बता रहा है 22%, ये 23%, तो विवाद तो उत्पन्न होगा ही। तो इसीलिए इसका आकलन करने समीक्षा करने के लिए ये सी रंगराजन की समितियां बनी थी। रंगराजन समिति के अनुसार जैसे कि हमने बताया था कि इनकम को भी आधार बनाया गया है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का जो इनकम होगा उसके आधार पर गरीबी रेखा के नीचे है या फिर नहीं है वो तय किया जाएगा। तो ये सिंह रंगराजन समिति ने ही प्रस्तुत किया था मॉडल कि गरीबी रेखा का सिर्फ कैलोरी का आधार ही नहीं बल्कि इनकम को भी आधार बनाकर गरीबी रेखा तय किया जाए। तो उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 45 तक खर्च कर सकने वाले व्यक्ति को ही गरीबी की श्रेणी में रखा जाए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 32 रुपया है। औसत माहवार खर्चे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 972 प्रतिमाह से कम और शहरी क्षेत्रों में 1407 से कम प्रतिमाह
कमाने वालों को गरीब माना जाएगा, ये भी तय कर दिया गया गरीबी के आधार पर। तो एग्जाम में ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे 2100 और 2400 कैलोरी, उसी तरह ये ग्रामीण क्षेत्र में जो इनकम प्रतिदिन और प्रति माह के आधार पर तय किया गया, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है सभी को? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट यहां पर बताया गया है कि जैसे कि इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या बताया गया, 2009-10 में 38.2% आबादी गरीब थी, जो 11-12 में बढ़कर 29% रह गए। इसके विपरीत जब तेंदुलकर समिति ने अपना रिपोर्ट दिया 2009-10 में गरीबों की आबादी 29.8%, जो 11-12 में घटकर 21.9% रह गए। कोई शहरी व्यक्ति जो अभी हमने बताया था, एक महीने में 407 रुपया, प्रतिदिन 47 रुपया से कम खर्च करता है तो गरीब माना जाएगा। और जबकि तेंदुलकर समिति के पैमाने पर यह राशि जो थी 1000 रुपये प्रति माह, मतलब कि प्रतिदिन 33 रुपया। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये 972 रुपया, मतलब प्रतिदिन 32 रुपया। और जो तेंदुलकर समिति में, मतलब जो इससे कम खर्च करेगा वो गरीब है। और जबकि तेंदुलकर समिति ने ये 816 रुपया बताया था, और मतलब 27 रुपया प्रतिदिन, अगर इससे कम कोई खर्च करता है तो वो गरीब है। 2011-12 में भारत में गरीबों की संख्या जो थी वो 36.3 करोड़ थी, जो कि 9-10 में यह 45.4 करोड़। तेंदुलकर समिति के अनुसार 9-10 में देश में गरीबों की संख्या 35.4 करोड़ थी, जो कि 11-12 में घटकर 26.9 करोड़ हो गई। समिति की इस रिपोर्ट में बहुत सारे मतलब कि ऐसे ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जो कि विवाद भी बन रहे हैं, और एक मतलब कि भयानक आंकड़े भी दे रहे हैं। मतलब कि इस तरह से लोग हमारे देश में करोड़ों लोग हैं जो कि अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनकी इनकम प्रतिदिन 33 या 45-44 रुपया भी नहीं है, 10-20 रुपया वो कमाकर अपने परिवार और अपने का गुजारा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति भारत में बनी हुई है। इसके अलावा कुछ अन्य रिपोर्ट थी जिसको यहां पर लिखा गया है। तेंदुलकर पद्धति पर वर्ष जुलाई 2012 में आयोग के अनुसार देश में गरीबी का अनुमान 2011-12 में घटकर 21.9% रह गया, जो कि 2004-5 में 37.2% था। ये तेंदुलकर समिति की ही रिपोर्ट में बताया गया है। और भी कुछ रिपोर्ट बताए गए हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, योजना आयोग को तब कड़ी आलोचना झेलना पड़ा था, जो कि यहाँ पर हल्फनामा दिया गया था। अब यहाँ पर कुछ और भी फैक्ट बताए गए हैं। ये सब तो हम अलग दूसरे, जैसे कि श्रम बल हमारे देश में क्या है वो तो हम बता चुके हैं, 15 से 59 वर्ष वगैरह, तो ये सब आपके लिए जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर लास्ट में, अब लास्ट एक पॉइंट बचा हुआ है, जैसे कि गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है। हमने तो ये सब देख लिया कि गरीबी कौन है, गरीब कितना है, कितना परसेंट है, क्या क्या गरीबी के पैमाने हैं, हर फैक्ट और पहलुओं पर बात किया। अब इसका समाधान तो निकाला जाए। समाधान क्या है? समाधान इसका दो चीजें हैं। हमारे देश में भी देखिएगा तो दो आधार पर जो है गरीबी को दूर करने के उपाय है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर, और दूसरा है योजनाएं लाकर, फ्री में, कम दाम में, या फिर जैसे कि हम मनरेगा भी बोल सकते हैं। तो मतलब कि बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, बहुत सारे उपाय के माध्यम से, प्लान बनाकर, योजनाएं लाकर किसी भी तरह से उनको इनकम या फिर उनके लिए राशन, पानी, ईंधन, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। क्लियर है? उस आधार पर जैसे कि हमारे देश में मनरेगा कार्यक्रम है, 100 दिन का गारंटी उनको काम मिलेगा ही जो उस दायरे में आते हैं, तो इसके आधार पर उनको एक निश्चित इनकम मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधाएं, तो अभी जैसे आयुष्मान भारत योजना 5 लाख 10 लाख तक तब तो उसको कर दिया गया है कि आप फिर मुफ्त में किसी भी सरकारी गैर सरकारी हॉस्पिटल में भी आप इलाज करवा सकते हैं। तो ये सब एक उनको बेनिफिट दिया जा रहा है।
लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सब जो योजनाएं या फिर कल्याणकारी योजनाएं होती है अस्थायी समाधान है, अस्थायी समाधान। क्यों? क्योंकि ये सब ऐसे समाधान हैं जो कि जब तक चल रहे हैं तभी तक उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर ये खत्म कर दी सरकार या सरकार बदल गया, हम बोल रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, तो पता चला कि अब वही अवस्था में आ गए। ये जो आर्थिक विकास के जो कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि रोजगार का सृजन किया जाएगा। रोजगार का सृजन कैसे होगा? जो भी खासकर सरकारी पद है तो उनको भरा जाए, उचित स्किल वगैरह डेवलप किया जाए, सभी लोगों का स्किल्ड वर्कर को प्रोवाइड किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, बड़े बड़े उद्योग लगाए जाए जहां पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये अस्थायी समाधान है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, किसानों की आय बढ़ाने पर बात किया जाए, उनके उत्पाद को सही मूल्य मिले ये भी तय किया जाए, बीच से दलाल जो इंटरमीडिएट पर्सन है उनको हटाया जाए तो स्थिति उनकी सुधरेगी। ये परमानेंट सॉल्यूशन है। हॉस्पिटल बनाया जाए, अगर उनका इनकम बढ़ गया तो उनको फ्री में कैशलेस, आप उपचार क्यों दे रहे हैं? आप इनकम बढ़ गया तो वो खुद इलाज करा सकते हैं अच्छे से हॉस्पिटल में खुद जाकर। क्लियर है? तो उनके परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए, बिजली, पानी, सड़क, फैक्ट्रियां लगाए जाएं, छोटे मोटे उद्योग है उनको प्रोत्साहन किया जाए, पूंजी की उपलब्ध कराया जाए, लोन की, बैंक से लोन लेना है, अगर हमको बिजनेस करना है तो तुरंत आसानी से लोन मिले, वरना पता चला कि आपको भगा दिया क्योंकि कोई गारंटर खोज रहा है तो कभी ये सोर्स खोज रहा है। अगर मेरे पास इनकम ही होगा तो हम बैंक के पास क्यों जाएंगे? क्लियर है? तो ये सब समस्याओं को दूर किया जाए। अभी जैसे मुद्रा योजना लाया गया, तो मुद्रा योजना भी एक बेहतर पहल है। मुद्रा जो बैंक मुद्रा योजना है जो है, उसके तहत एक निश्चित राशि तक अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या चल रहा है या फिर आगे बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए एक निश्चित राशि उपलब्ध कराई जाती है रियायत दरों पर, और बहुत सारे उसमें रियायतें भी मिलती है। तो ये सब अस्थायी समाधान है जिसके आधार पर हम गरीबी और बेरोजगारी की अवस्था को दूर कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे मतलब कि बेनिफिट है क्योंकि ये अस्थायी समाधान है। अब एग्जाम में देखिएगा तो बहुत सारे योजनाओं के बारे में पूछा जाता है। मनरेगा पूछ देगा आपसे, फिर आपका जो रोजगार संबंधी जो आंकड़े हैं, राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में पूछ देगा। इसके अलावा आपका आयुष्मान भारत योजना, तो उन सबका एक लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है जो कि अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सामुदायिक विकास योजना, मिड डे मील योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार, अन्नपूर्णा योजना, समग्र आवास योजना, पीडीएस वगैरह जो है सब, तो एक एक करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग चर्चा करेंगे। आज के सेशन में किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। और अगला क्लास और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, और अगले क्लास में ही हम लोग जो गरीबी और बेरोजगारी पर जो महत्वपूर्ण, खासकर अभी तो गरीबी हम लोग पढ़ रहे हैं, बेरोजगारी तो कल जो एक क्लास और होगा गरीबी का, उसके बाद बेरोजगारी स्टार्ट करेंगे। बेरोजगारी तो अभी हम लोग मतलब स्टार्ट भी नहीं किए हैं। तो अगले क्लास में हम लोग जो गरीबी के जो बचे हुए टॉपिक है, खासकर जो योजनाएं हैं वो और महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेरोजगारी। लास्ट में जो भी छात्र अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी आपका, और इन सभी कोर्सेज का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि घर बैठे आप संपूर्ण तैयारी होगा, ऑफलाइन क्लास जैसा फैसिलिटी मिलेगी। बहुत सारे छात्र बोले सर क्लास हो रहा है, अभी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए सर, कमेंट करके पूछ सकते हैं लाइव क्लास चल रहा है। तो क्या इसमें बात करने की फैसिलिटी है? बिल्कुल। हमारा ऐप पर जो क्लास चलेगा, स्वरूप लर्निंग ऐप, वहां पर देखिएगा तो आपको स्क्रीन पर ऑप्शन रहेगा कि आप टीचर से तुरंत बात कर सकते हैं। हजारों स्टूडेंट है एक क्लास में, तो भी सभी जितने भी छात्र जो अपने डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे छात्र बोले सर कि 1-2 घंटे की क्लास होती नहीं पूछ पाते हैं, तो उनके लिए भी अलग से डाउट सेशन भी सैटरडे संडे को रखा जाता है या फिर अलग से उपलब्ध कराया जाता है। आपको सब चीज का निवारण मिलेगा ताकि कहीं पर कोई डाउट न रहे, एग्जाम में 100% आप क्लियर करें। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया हुआ है 7004579770, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है और इसमें आपका 1100 रुपये आपको डिस्काउंट है इंस्टॉलमेंट में। बहुत सारे छात्र बोलते सर एक बार में फीस नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल उन चीजों को समझ रहे हैं। इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपका क्लास स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा
टीजीटी झारखंड हाई स्कूल टीजीटी के अलावा जेटेट का भी परीक्षा जो है अप्रैल मई में होने वाला है, तो जो क्लासेस नहीं ज्वाइन किए मिनिमम फीस पर इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, 2000 और 2500 फीस है मात्र। इसके अलावा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बहुत ही बढ़िया पद निकला हुआ है और इसमें भी अच्छे खासे वैकेंसीज पर आ रहा है। पेपर 1 पेपर 2 मिनिमम फीस पर आप तैयारी हो जाएगा। प्रिंटेड मटेरियल पेपर 1 भी टेस्ट सीरीज हर चीज आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। प्रिंटेड मटेरियल के लिए आपको अलग से, या फिर अगर प्रिंटेड मटेरियल ही चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, क्लास के साथ चाहिए तो भी आपको अलग से मिल जाएगा। आपको सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी और ये सारी क्लास स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया हुआ है या फिर वेबसाइट के या फिर ऐप के माध्यम से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें ये करीब 24 से 2500 ज्यादा पद आने वाले हैं, उसके लिए भी क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और इसकी तैयारी कीजिए, इसका भी वैकेंसी जो है जल्दी आने वाला है। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।